Good morning viewers, you're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Starting off with Haryana, where police is on high alert after suspicious CCTV cameras were found at multiple locations. Ambala police conducted a special drive inspecting cameras at bus stands, railway stations, highways, cantonment areas and border points. SP Ajit Singh Shekhawat stated that strict action will be taken against any suspicious cameras used for surveillance or spying. देखिए अम्बाला के अंदर भी क्योंकि अम्बाला एक महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस भी हैं, तो हमारी टीमें ने जब से ये सूचना आई है उसके आधार पे एक हर जगह पे एक जो भी पब्लिक में जो कैमरे लगे हुए हैं उनको चेकिंग करने का अभियान चलाया गया है। हमारी सिक्योरिटी ब्रांच के द्वारा सभी थानों में ये अभियान चलाया जा रहा है और यदि ऐसा कोई एक मामला आता है, यदि ऐसा कोई कैमरा मिलता है जो कि जासूसी करने के लिए या फिर बाहर के विदेश में बैठ के लोग यहाँ की गतिविधियों पर नज़रें रखते हैं, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कहाँ चेकिंग किया गया? हमने सबसे पहले अम्बाला के जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं, अम्बाला का जो कैंट का एरिया है और जो हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, इसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, उन सब पे हमने ये चेकिंग अभियान चलाया है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है और जैसे भी कोई आगे सूचना आती है तो आपको सूचना दी जाएगी। A BJP leader and former councillor Surendra Garg was attacked inside his office in Panipat by a sanitation supervisor and his family following a dispute. Garg sustained a serious eye injury after being struck with a glass and was initially taken to a local hospital before being referred to Delhi for advanced treatment. Police have begun legal proceedings while the accused are currently absconding. हमारे राष्ट्रपति हैं सुरेंद्र गर्ग जी, तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनके ऑफिस में आके अटैक किया है। बड़ा गंभीर मामला है और सरकार इस वक्त की चिंता करेगी कि इस तरह की वारदात हो कैसे की और क्यों की गई है। जी नहीं, देखिए अभी छानबीन दी है पुलिस को। बताया जा रहा है निगम की सुपरवाइजर था। देखिए सफाई को लेके ही कुछ ये जानकारी में निकलेगा। अभी तो ये है कि जो उसकी वीडियो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है पुलिस को और वो छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह तक ही ये सबको काबू कर लिया। पार्षदों पे हमला हो रहा है, गंभीर विषय है, पार्षद को धमकी मिल रही है, गंभीर विषय है। नहीं गंभीर विषय है। व्यवस्था पानीपत की चरमरा सी गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कानून व्यवस्था काबू में की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वारदात पर यह विषय बहुत गंभीर है। जो बात आप कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ और पुलिस तुरंत एक्शन में है, एसपी साहब एक्शन में है और इसका रात को ही पार्षद कुछ डरे से लग जाएंगे। नहीं डरे से माहौल हो नहीं डरने वाली बात नहीं है। सफाई को लेके कहीं कोई दबाव बनाएगा किसी पे वार्ड के लिए, तो उसके लिए फिर नहीं, ये घटना हुई है, इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि सुरेंद्र जी ठीक हो जाएं और अभी थोड़ी देर में उनकी रिपोर्ट्स भी आएंगी, सीटी स्कैन। दोषियों को बख्शा तो नहीं जाएगा? बिल्कुल बख्शने की बात नहीं है। बख्शने देखिए पहले तो यह है कि इनको काबू किया जाए और वारदात इन्होंने क्यों की, ऐसी घटिया वारदात इन्होंने घिनौनी वारदात की है, इसका पूरा संज्ञान लेके बोल सकते हैं। हाँ जी सुरेंद्र जी देखिए अभी तो उनकी आंखों में पट्टी लगी हुई है क्योंकि आंख में चोट है और उसका सीटी स्कैन अभी हुआ है। डॉक्टर साहब के यहाँ IBM हॉस्पिटल में सीटी स्कैन हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट है सीटी स्कैन की अभी 15 मिनट में आएगी। सीटी स्कैन के प्रिंट आउट तो देखें, लेकिन रिपोर्ट जब तक आ ना जाए तब तक नहीं कहा जा सकता और अभी उनको थोड़ी देर के लिए एक और हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, फिर निर्णय होगा कि क्या करना है। On the impact of rising crude oil prices and global supply disruptions on India's economy and currency, the rupee, Anindya Banerjee said RBI's measures are helping stabilize the rupee amid a global energy shock, but continued disruption in oil and gas supply, especially linked to the Strait of Hormuz, which will keep the rupee under pressure. Normalization may take 2 to 3 months, with interest rates likely to remain unchanged. Good morning, Anindya Banerjee. We have with us the head of research for commodities, currencies at Kotak Securities. So we meet again on this Monday morning. So it has been a long weekend and the market is all set to start. It's like since you have already seen that post the RBI's action and other steps, means the rupee has stabilized a bit. It was 92.90, means like almost 93 on Thursday, and the Brent crude
it's still means like raising now it's at around 109.24. What's your take on this? How are you looking at this issue? A very good morning and thank you for having me. See, the RBI steps are in the right direction because when we are facing an unprecedented global energy shock, we have to snuff out whatever forms of speculation are there in the currency market because this is not the time to play the currencies. This is the time to basically ensure that whatever stability can be obtained for the currency market. I think that's what RBI has done over the last 1 week or so with the two circulars. So rupee has stabilized around the 93 mark. Can it go lower? USD-INR? Yes, it can because the bankers still have up to April 10th to liquidate their excess long positions. So that can push the dollar rupee higher. But the question right now is not how far it can fall over this period, but what happens after April 10th. And that is totally dependent on how soon the Hormuz is going to open up. Because every time we met, that's exactly the factor I spelled out, that everything in the global financial markets, global economy, and the macro variables depends on how soon Hormuz becomes normal. Now, as of now, there are no signs of it normalizing. Yes, the tanker traffic has improved. India is getting the supplies, but at a global level, still we are 8 to 10% of disruption for the oil, 15 to 20% for gas, and there are various other commodities and chemicals which are disrupted. So, which means if this continues every additional week, it will put tremendous strain on the global economy. And eventually, it can even lead to a situation where a global recession cannot be avoided if it spills over into May. Because it will take around 2 to 3 months for things to normalize, at least on the oil and other commodities front. Gas may take more once the flows normalize. Now, so as of now, the rupee will be under pressure as long as the Hormuz stays locked, and because the oil prices will be higher. Now, coming to RBI, I think won't be doing much in this policy because interest rates are going to be status quo. RBI will be, we have to watch their guidance on the currency if they at all offer it. Because at this time, the central banks have to basically be focused on looking at ways if there are certain stress which is developing in the economy, the sectors of the economy, how to give certain support. At this point, I don't expect it to do anything on the either on the liquidity front or on the rates front. AIADMK spokesperson Kovai Satyan criticized Chief Minister M.K. Stalin, claiming that the DMK is losing public support. He asserted that AIADMK leader Idapadi K. Palaniswamy will form the next government in Tamil Nadu, expressing confidence of winning a decisive majority with over 210 seats. People, his MLAs, DMK MLAs are chased away when they go for campaigning, which we have seen. Starting from his senior ministers, Radhakrishnan, Anita Radhakrishnan, all the other constituencies, people are not able to see DMK MLAs coming. They are chasing them away. Why are you here? What made you to come after 5 years? And the convoys pass through empty roads. MK Stalin's convoys are passing through empty roads. Ask Mr. MK Stalin to come out of his daydream. The days are over, just numbered. Another 1 month time by now, EPS will be the Chief Minister of Tamil Nadu with forming a government on our own by sweeping 210 out of 234. Addressing a public rally in Barpeta, the Prime Minister questioned whether infiltrators should be sent back and alleged that the Congress was planning laws that could penalize even the use of term infiltrator. Prime Minister also took a swipe at Congress over national security, stating that during Operation Sindoor, Indian forces forced Pakistan to surrender within hours, while accusing the opposition of echoing narratives favorable to Pakistan. एक परिवार भी रहते हैं। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडी सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। कर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी और यहां की जो बहुसंख्यक मूल संतानें हैं, जनजातियां हैं, उन पर हमेशा जेल का खतरा मंडराता होगा। अपने हर इंटरव्यू में, भाषण में ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बीजेपी को दिया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। साथियों, हमने देश की सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। हमने सभी से कहा है कि आइए देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। और हां, कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों को इससे फायदा ही होगा, किसी भी राज्य को इससे नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो, जहां पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम नहीं होगा।
हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें मिले। अभी जितनी सीटें हैं उनमें और वृद्धि हो, इसलिए मैं असम की बहनों से भी विशेष रूप से कहूंगा, आप सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं से कहिएगा कि इस कानून को सब मिलकर के पास करें। साथियों, विकसित असम के लिए, विकसित भारत के लिए Another update where Shiv Sena leader UBT Sanjay Rawat said that the Baramati assembly seat traditionally belongs to the NCP and Ajit Pawar's faction. He noted that Ajit Pawar's wife is contesting and confirmed that Shiv Sena will not field a candidate. एनडीए में हैं हम और कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है, तो आप मना करेंगे कांग्रेस को कि अपना उम्मीदवार पीछे लीजिए? हम कांग्रेस को नहीं मना करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो जगह है, वह हमेशा शरद पवार साहब की पार्टी चुनाव लड़ी है। अजित पवार साहब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के यानी शरद पवार साहब के उम्मीदवार थे। अब उनका निधन हो गया, वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सुनीत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे साहब के साथ फोन पर बातचीत की है। वहां हमारा उम्मीदवार नहीं है ना। अगर शरद पवार साहब का उम्मीदवार नहीं है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया है। तो अभी आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत टाइम है, देख लेंगे। Devendra Fadnavis visited the Meenakshi temple in Tamil Nadu, and while his visit, he prayed for political change and also backed a BJP AIADMK alliance government under Prime Minister Narendra Modi. He criticized the state government as anti-Hindu and expressed confidence that the NDA will form the next government. I have visited most famous and most sacred Meenakshi Amman temple and have taken blessings of Mata Meenakshi and Bhagwan Shivji. I have prayed that Tamil Nadu requires change. I have asked the deity, the God, to bless us, to give good governance to Tamil Nadu under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. I have asked a blessing that Tamil Nadu gets BJP AIADMK alliance government so that the aspirations of the people of Tamil Nadu are accomplished. Sir, Tamil Nadu CM said as long as in the DMK party, they won't allow the three language policy in Tamil Nadu. See, right now, I would only say that Tamil is world's ancient language. All of us respect Tamil. Tamil is a language which has preserved our cultural heritage. And our Prime Minister also says that it is the most ancient language of the world. At the same time, when we are in one country, we should respect all languages. We also take pride that Tamil is world's oldest language. But at the same time, we should abide by our constitution and we should respect all the languages. Sir, Madras High Court ordered to the government to light lamp in Tripura issue, but government not. See, it is so sad that this government has become anti-Sanatan, anti-Hindu. They are only appeasing a section of the society. At the same time, they are not respecting the age-old traditions of Tamil Nadu. They are not respecting the age-old traditions of Hindus. And I think they are not even ready to abide by the court's order. They want to challenge it in the Supreme Court, and even the Supreme Court's verdict, they are not following. Sir, some projection reveals that Vijay has spoiled the NDA vote banks. How to look at this? These projections are useless.
NDA is going to form government in Tamil Nadu. NV Subhash criticized Rahul Gandhi for targeting PM Modi during elections, calling his remarks baseless. He defended the government's record on fuel prices and expressed confidence that Congress will lose the upcoming assembly polls. Rahul Gandhi, being a leader of opposition and senior most MP in the parliament and senior most parliamentarian along with the Congress leader, who is holding the responsible position as leader of opposition, constantly accuses Narendra Modi's government during the process of elections which are going on in 5 states, just to get name and fame. Rahul Gandhi is using the name of Donald Trump, whom he says that he's been controlled, he's controlling Narendra Modi's government in that. This is the saddest part because Modi ji has become the tallest leader in the whole world, where many of the leaders respect him, honor him and listen to his word. Because this is the feather in the cap for Indian politics and Indian people, where people have been already appreciating the developmental activities which has been doing in this country. That's why in many of the state elections, the Bharatiya Janata Party and India government, India party has been constantly winning, and the third time Modi ji has become the Prime Minister of this country. Unable to digest the popularity and the image of the tallest leader in the world, Narendra Modi's image, Rahul Gandhi, who wanted to get name and fame by accusing Narendra Modi ji, during the war crisis also, today the prices of petrol, the prices of LPG gas cylinders have not been increased, and there is a constant supply of the petroleum products as well as LPG, which is not being affected by the general public and the general scenario in the whole, the country. The Congress party definitely will lose in the upcoming assembly elections. One after the other, Rahul Gandhi accuses Narendra Modi's government, and also he says that Adani is Modani, where Adani and Modi are the good friends. Adani has been doing the business. His company has been progressing much before the Bharatiya Janata Party came into power. Even in Telangana, the Revanth Reddy government has given a land for aeronautical space industry in Telangana for much lower than the government and the government value. This means that Revanth Reddy government as well as Adani government are doing business. This kind of acquisition where the Bharatiya Janata Party also can do, but the progress of the state, progress of the the country depends upon the investments, the people who are investing in this country, who have been a faith that there is a constant growth in Indian economy and the political stability. Rahul Gandhi along with the Congress party cannot give a political stability, so that's why he has been doing a mudslinging and belittling the Indian image. Wrapping up with that, for more news keep watching Hornbill TV.